यस बॉस। तो देखो, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को जड़ से साफ कर चुके हैं और अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक को भी स्टार्ट करेंगे। लिख देते हैं, पहले एजेंडा लिख देते हैं कि क्या क्या हमें पढ़ना है। ठीक है, तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी तक सारा सीन क्लियर है। क्वेश्चन भेज देंगे, वो लगा लेना। आज हम क्या पढ़ेंगे भाई? आज हम पढ़ेंगे एबनॉर्मल मोलर मास। क्या होता है, सब कहानी पूरी अभी समझ में आ जाएगी। एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, और क्या पढ़ेंगे भाई? वैंट हॉफ फैक्टर। वैंट हॉफ फैक्टर। बस ये लास्ट टॉपिक है, फिर कहानी खत्म है। और एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं, एक और चीज़ क्या पढ़ेंगे भाई? मोडिफाइड मोडिफाइड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। खास नहीं पढ़ना है इसमें, थोड़ा सा ही पढ़ना है, समझ में आ जाएगा फिर पूरी कहानी। फिर क्या है? हाँ भाई, तो शुरू करते हैं। ठीक है, चलो। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती थी? ऐसी क्वांटिटीज, वो सारी क्वांटिटीज जो कि अमाउंट ऑफ नॉन वोलेटाइल सल्यूट पे डिपेंड करें, या फिर ऐसा बोल सकते हैं, हाँ ठीक है, अमाउंट ऑफ सल्यूट पे डिपेंड करें, ना कि नेचर ऑफ सल्यूट पे डिपेंड करें। इसी को तो बोलते थे ना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है भाई, अब तुमसे मैं एक छोटी सी चीज पूछता हूं, जरा मुझे बताना। मान लिया, हम क्या कह रहे हैं आपसे, ठीक है, कोई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ले लेते हैं, लेट सपोज कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, मतलब कौन सी ले लेते हैं? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, हमने किसकी बात कर दी? इन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इस क्वांटिटी को हम ले लेते हैं डेल्टा टीबी। तो मैं आपको तीन तीन तरीके का ऑप्शन, चार ऑप्शन दे रहा हूं। पहला ऑप्शन दिया मैंने NaOH, दूसरा दिया NaCl, सबकी मोलरिटी 1 है, 1m। NaCl 1m। फिर हमने डाला, एक और ले लिया MgCl2, ये भी 1 मोलर। और लास्ट में Al2 Al2O3 का, बस ठीक है, Al2O3, ये भी 1 मोलर। देखो मैंने क्या किया, मैंने एक सोल्यूशन प्रिपेयर किया। एक नहीं, चार सोल्यूशन प्रिपेयर किए। सब में सॉल्वेंट के तौर पर यूज किया है वाटर। सॉल्वेंट के तौर पर मैंने क्या यूज किया है? वाटर। और पहला जो सोल्यूशन था उसमें डाला NaOH, दूसरे सोल्यूशन में डाला NaCl, तीसरे सोल्यूशन में डाला MgCl2, और चौथे सोल्यूशन में डाला Al2O3। आराम से सोच के। अच्छा, एक बात यह भी याद रखना कि सब में जो मैंने अमाउंट डाला है, सब में जो हमने NaOH सबका जो अमाउंट डाला है वो 1 मोल डाला है। 1 लीटर अगर सॉल्वेंट लिया है, 1 लीटर, तो सब में जो अमाउंट डाला है सोल्यूट का, वो 1 मोल ही डाला है। एग्जैक्टली 1 मोल। 1 मोल। ठीक है, तो तुम मुझे बताओ, सब में जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सेम होगा क्या? सोचो आराम से। बाय द डेफिनेशन ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो सेम होना चाहिए, क्योंकि सबका 1 मोल 1 मोल 1 मोल डाला है। सेम होना चाहिए भाई, 1 मोल सबका डाला है। देखो ना, 1 मोलर लिखा है, 1 कैपिटल M। कैपिटल M मतलब क्या होता है? मोल नहीं, कैपिटल M मतलब होता है मोलैरिटी, मोलर। 1 मोलर सोल्यूशन मतलब क्या हुआ? 1 मोल/लीटर। तो सबसे तो सेम होना चाहिए, क्योंकि अमाउंट तो सबका सेम है। लेकिन इसमें सब कुछ सेम नहीं है। इसमें सबसे ज्यादा जो डेल्टा टीबी की वैल्यू होगी, मैक्स डेल्टा टीबी विल बी मैक्स फॉर विल बी मैक्सिमम फॉर कौन सा सोल्यूशन भाई? इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। अब भैया क्या कहानी हो गई? मतलब सर ये नेचर पे डिपेंड करेगा क्या? NaCl MgCl2 Al2O3 इसका नेचर पे डिपेंड कर रहा है क्या, तभी ये ज्यादा आया है? नहीं, नेचर पे नहीं डिपेंड कर रहा है, अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है। पर अमाउंट तो सबका 1 मोल है। नहीं, थोड़ा सा खेल है, बताता हूँ क्या है। तो इसी चीज को समझाने के लिए हमें जो कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, हाँ इस पर टिक लगाने देते हैं। इसी बात को समझने के लिए, इसी प्रॉब्लम को समझने के लिए हमको जानना पड़ेगा कि एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है और वैन हॉफ फैक्टर क्या होता है। बस इसी के लिए है। ठीक है, अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्या कहानी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं यहां से। देखो,
मैंने यहाँ पर हेडिंग लगा दी एबनॉर्मल मोलर मास। पहले समझेंगे फिर लिखेंगे। तो भैया एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है? जैसे तुमने एक सोल्यूशन लिया, उस सोल्यूशन में तुमने डाला NaCl, ठीक है? तो NaCl का मोलर मास कितना होना चाहिए? Na का होता है 23, Cl का होता है 35.5। तो दोनों को अगर ऐड कर दें तो आ जाएगा 58.5 ग्राम पर मोल। यानी सोल्यूशन में जब NaCl जाएगा, सोल्यूशन में जब NaCl जाएगा, NaCl मैं बना भी दे रहा हूँ NaCl को ऐसे, तो उसका मोलर मास कितना आना चाहिए? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के कोई भी तुम फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे, चाहे तुम चले आओ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में, चाहे चले आओ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में, चाहे चले आओ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में, चाहे चले आओ ऑस्मोटिक प्रेशर में, सब में कैपिटल M एग्जिस्ट करता है, सब में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एग्जिस्ट करता है। फॉर्मूला जाके चेक कर लेना। तो मोलर मास थ्योरेटिकली कितना आना चाहिए? 58.5। ये कौन सी वैल्यू है? थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल वैल्यू। लेकिन लिटरली जो मोलर मास आएगा, जो तुम मतलब जो तुम इसको कैलकुलेट करोगे फॉर्मूले से, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू, पूरा फॉर्मूला क्या होता था? डब्ल्यू बी इंटू एम ए डिवाइडेड बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000 इंटू के बी। इसमें एम ए हटा दो। याद है ना तरीका? मैंने बताया था कि एम ए की जगह ही 1000 आता है। इस तरीके से फॉर्मूला याद किया जा सकता है। तुम किसी और तरीके से अगर इस फॉर्मूले को याद किए हो तो बात अलग है। तो देखो ना, इसमें एक जगह एम बी आ रहा है, ये एम बी आ रहा है। इस एम बी का अगर वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा भाई? डब्ल्यू बी के बी 1000 डिवाइडेड बाई डब्ल्यू ए इंटू डेल्टा टी बी। मतलब अगर किसी जुगाड़ से किसी क्वेश्चन में हमें, ध्यान सुनना मेरी बात, किसी क्वेश्चन में हमें ये गिवन मास ऑफ सल्यूट दे दे, के बी की वैल्यू दे दे, 1000 तो पता ही है, मास ऑफ सॉल्वेंट दे दे, और कितना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आया ये दे दे, तो हम मोलर मास निकालेंगे और निकाल सकते हैं, फॉर्मूले में रख के निकाल सकते हैं। इससे जो भी मोलर मास आएगा इसको हम कहेंगे थ्योरेटिकल मोलर मास, थ्योरेटिकल मोलर मास। और क्या नाम हो सकता है इसका? सोचो सोचो सोचो, अपनी इंग्लिश का ज्ञान का इस्तेमाल करो। और क्या कह सकते हैं इसको? थ्योरेटिकल मोलर मास को और क्या कह सकते हैं? कैलकुलेटेड मोलर मास, कैलकुलेटेड मोलर मास। जो कि अगर हम NaCl को इस्तेमाल करके कोई सवाल लगाएंगे तो हमारा जो मास आएगा वो कितना आएगा? 58.5 ग्राम पर मोल आना चाहिए। चलो भाई, यहां तक की तो पूरी कहानी सॉर्टेड है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें प्रैक्टिकल सिनेरियो की तो कहानी थोड़ी सी बदलेगी मेरे भाई। देखो हुआ क्या, खेल क्या हो गया है। तुमने लिया सॉल्वेंट इसमें, ठीक है, अभी तुमको खेल समझ में आ जाएगा। और इसमें तुमने बनाया NaCl। ये देखो भाई, तुमने NaCl डाल दिया इसमें सोल्यूट के तौर पर, ये तुमने सोल्यूट के तौर पर NaCl डाल दिया। लेकिन जब सॉल्वेंट में NaCl गया, पानी में जब NaCl गया, तो मेरे भाई वो टूट गया Na प्लस और Cl माइनस में। ये खेल हो गया, Na प्लस और Cl माइनस में टूट गया, है कि नहीं? सारे NaCl Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाएंगे कि नहीं टूट जाएंगे? अब मेरे भाई तुम खुद सोचो, अगर तुमने दो मॉलिक्यूल, लेट सपोज NaCl के दो मॉलिक्यूल डिप करे थे केवल, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, फिर भी मान लो, तुम तो कुछ भी कर सकते हो, ठीक है नहीं? मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो NaCl के दो मॉलिक्यूल डाले, अब तुमने जैसे उसको पानी में डाला, वो दोनों NaCl टूट गए, तो दो से कितने बन गए? चार बन गए। मतलब तुमने जो अपने जानकारी में जितना मोल डाला था उससे डबल नंबर ऑफ मोल बन गए। और ये तो हमने बात करी NaCl की, इसलिए डबल हो रहा है। मान लो इसी में हम बात करते, NaCl की बात ना करते, MgCl2 की बात कर लेते। लेट सपोज हमारे पास जो था वो MgCl2 होता, तो ऐसे में क्या टूटता भाई? Mg2 प्लस और दो Cl माइनस। तो मतलब एक MgCl2, एक मोल MgCl2 या एक मॉलिक्यूल ऑफ MgCl2 एक Mg2 प्लस देता और दो Cl माइनस देता। मतलब एक से बन रहा है तीन मोल, एक मॉलिक्यूल से तीन मॉलिक्यूल बन रहा है, तीन आयन बन रहा है, तो दो से छह बनता, तो ट्रिपल हो जाता। मतलब अब कहानी में आ गया है ट्विस्ट। सब कुछ सही था, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की पूरी डेफिनेशन सही थी,
लेकिन हम बाहर से जितना मोल सोच के डालते थे, जितना अमाउंट सोच के डालें, जरूरी नहीं है कि सोल्यूशन के अंदर जाने के बाद भी वो उतना ही अमाउंट रहे। हो सकता है वो अपने अमाउंट से काफी ज्यादा हो जाए, कम भी हो सकता है। वो कम कैसे हो सकता है उसको हम बताएंगे तुम्हें। यहाँ पे डिसोसिएशन हो रहा है। क्या हो रहा है इन सारे सिचुएशन में, इन जो भी हमने अभी तक आपके सामने एग्जांपल लिए हैं, इसमें क्या हो रहा है भाई, डिसोसिएशन। तो आप देख रहे हो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं। अब तो मुझे बताओ, जब NaCl टूट जाएगा Na प्लस और Cl माइनस में, तो एक समय पे जब हम मोलर मास कैलकुलेट करेंगे तो या तो Na प्लस के लिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे, या तो Cl माइनस के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ऐसे में जो मोलर मास आएगा, ना तो वो इसका ही 58.5 होता है, ना तो इसका ही 58.5 होता है। इसका भी 58.5 से कम ही होता है, इसका भी 58.5 से कुछ कम ही होता है। तो ऐसे में जो मोलर मास आएगा वो कुछ एक्स करके आएगा। वो क्या आएगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में बाद में देखेंगे। अभी अभी तो हमारे पास कोई तरीका नहीं है इसको कैलकुलेट करने का। जितना अभी तक पढ़ा है उससे कोई तरीका नहीं है अपने पास कैलकुलेट करने का। तो हमने मान लिया एक्स ग्राम पर मोल आ गया। तो ये जो हमारा नया मोलर मास आया है एक्स ग्राम पर मोल, इतना तो क्लियर है ना कि 58.5 नहीं आएगा अब, क्योंकि Na प्लस अलग हो गया, Cl माइनस अलग हो गया। एक समय पे तो Na प्लस के लिए कैलकुलेट हो रहा होगा, तो Cl माइनस वो या तो Na प्लस को सल्यूट के तौर पर देखा जा रहा होगा, या तो Cl माइनस को देखा जा रहा होगा। तो इस तरीके से मोलर मास डिफरेंट आ जाएगा। और यही जो मोलर मास है, इसको हम क्या नाम देंगे भाई, इसको हम कहेंगे, इसको कहेंगे ऑब्जर्व्ड मोलर मास। ऑब्जर्व्ड मोलर मास, ऑब्जर्व्ड मोलर मास। ठीक है, और क्या कह सकते हैं इसको, एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल, एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, डेफिनेशन वगैरह तुम खुद से लिख लेना, अदरवाइज मैं अटैच कर दूंगा कि वहां से देख के लिख सकते हो। तो ऑब्जर्व्ड मोलर मास हो गया, या इसी को हम क्या कहते हैं, एबनॉर्मल, एबनॉर्मल मोलर मास कहते हैं मेरे भाई। तो एबनॉर्मेलिटी इन मोलर मास क्या हो गया, एबनॉर्मेलिटी इन मोलर मास को डिफाइन करो, या एबनॉर्मेलिटी इन मोलर मास को एक्सप्लेन करो। तुम कहोगे कि जब भी हम कोई सोल्यूशन में एक सल्यूट डालते हैं, तो वो सल्यूट जब सॉल्वेंट में जाता है, तो वो क्या कर सकता है, अगर वो आयनिक हुआ तो या तो वो डिसोसिएट हो सकता है, या फिर वो एसोसिएट हो सकता है। एसोसिएट वाला केस अभी मैंने आपको नहीं समझाया। तो डिसोसिएशन या एसोसिएशन होगा। तो ऐसे में जो हमने मेन मॉलिक्यूल अपना डाला था, मतलब जो कंपाउंड हमने डाला था, पानी में जाने के बाद वो कंपाउंड वो बचेगा ही नहीं, बल्कि वो कोई नए आयंस का रूप ले लेगा। ऐसे में उसका मोलर मास बदल जाएगा। द मोलर मास ऑफ द गिवन सैंपल एल्टर्ड। ठीक है ना। और जैसे ही वो मोलर मास बदल जाएगा, तो इसी को हम कहते हैं एबनॉर्मेलिटी आ गई मोलर मास में। मोलर मास में क्या आ गई, एबनॉर्मेलिटी आ गई। ठीक है। अब इस किसी भी कंपाउंड में मोलर मास में कितना ज्यादा एबनॉर्मेलिटी आई है, ठीक है, मतलब एबनॉर्मेलिटी इन मोलर मास जो है, मीजर ऑफ, कलर बदल लेता हूं, लाल रंग ज्यादा देर तक नहीं देखा जाता। मीजर ऑफ एबनॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी इन मोलर मास इज, फिर ऐसे लिख लेते हैं, एबनॉर्मेलिटी, एबनॉर्मेलिटी इन मोलर मास कैन बी मेजर्ड एज वैन हॉफ फैक्टर। वैन हॉफ फैक्टर, जिसको हम आई से लिखते हैं, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा अभी तुम्हें। इसकी मदद से हम निकाल सकते हैं एबनॉर्मेलिटी इन मोलर मास। ठीक है, एक मिनट रुकना जरा। ठीक है, तो ये कहानी हो गई। वैन हॉफ फैक्टर तुमको हम एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से। तो कोई पूछे वैन हॉफ फैक्टर क्या होता है भाई, तो वैन हॉफ फैक्टर होता है, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ एबनॉर्मल मोलर मास, या फिर ऐसे एकदम बेसिक से जाते हैं, वैन ऑफ फैक्टर को बिल्कुल बेसिक से डिफाइन करते हैं। तो वैन ऑफ फैक्टर क्या है, वैन ऑफ फैक्टर पहली बात तो केवल कांस्टेंट नंबर रहेगा। और वैन ऑफ फैक्टर है क्या एग्जैक्टली, थोड़ा ध्यान से सुनना है इसको, इसको समझने की कोशिश करना। वैन ऑफ फैक्टर एग्जैक्टली हमें यह बताता है कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने कैलकुलेट करी है, ठीक है, और जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी एक्सपेरिमेंट से आई है, एक्सपेरिमेंट मतलब जो हमने ऑब्जर्व करी है, ऑब्जर्व करी होगी ना कहीं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके,
तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम कैलकुलेट कर रहे हैं और जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर रहे हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कोई भी हो सकती है, तो दिमाग में एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट लेके चल दो। तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम कैलकुलेट करके ला रहे हैं और जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम जो है एक्सपेरिमेंटली ला रहे हैं, इन दोनों में रेशियो क्या चल रहा है? क्या एक्सपेरिमेंटल वाली कैलकुलेटेड वाली से डबल आ रही है? क्या एक्सपेरिमेंटल वाली कैलकुलेट वाली से हाफ आ रही है? सीधे सीधे बोलता हूं, इट इज द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द कैलकुलेटेड, या थ्योरेटिकल भी बोलते हैं, कैलकुलेटेड को ही थ्योरेटिकल भी बोलते हैं, कैलकुलेटेड, क्योंकि कैलकुलेशन थ्योरी का ही पार्ट है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब वैंट ऑफ फैक्टर आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाई, कुछ ज़्यादा गंदा हो गया, नीचे लिख देते हैं, आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एक से एक दिक्कत चलती रहती है बॉस जिंदगी में, तुम लोग भी चलती रहती है क्या? चलती तो रहती होगी यार। ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और नीचे क्या हो जाएगा? कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है? यस, ठीक है, हो गया। ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऊपर रहेगी और कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नीचे रहेगी। मोलर मास के टर्म में कैसे बोलेंगे? मोलर मास, जो मोलर मास में इसका उल्टा हो जाएगा, मोलर मास में इसका उल्टा हो जाएगा। ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऊपर है तो ऊपर क्या हो जाएगा? कैलकुलेटेड मोलर मास, कैलकुलेटेड मोलर मास ऊपर हो जाएगा जो कैलकुलेशन से आया है, डिवाइडेड बाई ऑब्जर्व्ड मोलर मास, जिसको हम एबनॉर्मल मोलर मास भी कहते हैं, एबनॉर्मल मोलर मास। सर ऐसा क्यों हो गया, ये उल्टा कैसे हो गया? मुझे नहीं समझ में आया। समझ में तो मुझे भी नहीं आया है, पर क्या करूँ, रट लो, मजाक कर रहा हूँ, बताता हूँ, बस थोड़ा सा टाइम दो, बता रहा हूँ। क्या हुआ भैया, बक्सा काहे ना बना? यस, ठीक है। तो ये पलट क्यों गया भाई? वैसे तो समझ में आ गया कि हाँ, ऑब्जर्व वाली जो वैल्यू आई है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को, उसको डिवाइड कर देते हैं कैलकुलेटेड वाले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से, वो तो समझ में आ गया। लेकिन मोलर मास के टर्म में पलट कैसे गया? तो तुम जरा एक बात मुझे बताओ, कोई जरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लिखो, लेट कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो तुम बता दो। क्या बोला, फिर से बोलो ध्यान से। ऑस्मोटिक प्रेशर कोई और बताओ, चलो कोई भी लिख लो, चलो जो तुम्हारा मन हो तुम वो लिख लो। तो तुम ये पाओगे कि सल्यूट का जो मोलर मास होता है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से इनवर्सली रिलेटेड होता है, दिखा रहे तुम्हें। जैसे डेल्टा टी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी, सबसे पहले के बी लिख दो, के बी इंटू डब्ल्यू बी, एम ए की जगह 1000, एम बी इंटू डब्ल्यू ए। क्या पाया, क्या पाया? ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रही और ये रहा आपका मोलर मास ऑफ सल्यूट। दोनों एक दूसरे से कैसे हैं? इनवर्सली रिलेटेड। कैसे हैं? इनवर्सली रिलेटेड। इसको तुम ऐसा रख के भी देख लो, तो देखो जब अब नॉर्मल वाला जब रखोगे तो सबसे नीचे आएगा एम बी, और कैलकुलेटेड वाले में मतलब खड़ा हो जाए तुम, बात तुम ये जानो कि इनवर्सली रिलेटेड है ना। तो इनवर्सली रिलेटेड है तो जो रिश्ता जो आई का वैल्यू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के टर्म में आ रहा होगा, जैसे ऑब्जर्व ऊपर कैलकुलेटेड नीचे, तो मोलर मास में उसका उल्टा आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में कैसे रिलेटेड है? इनवर्सली रिलेटेड है, ठीक है? तो ये हो गई कहानी क्लियर, ठीक है? तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब आइए क्या करते हैं, कुछ सिंपल वैल्यूज निकालते हैं आई की, ठीक है? अब वैंट ऑफ फैक्टर जो है इसका थोड़ा सा पढ़ते हैं, वैंट ऑफ फैक्टर की थोड़ी वैल्यूज पढ़ते हैं। वैंट ऑफ फैक्टर का कैलकुलेशन थोड़ा समझते हैं इसको। बस आज के लेक्चर में यही पढ़ना है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको बताने में और समझ लेंगे इसको अच्छे से। लेट सपोज मेरे पास कोई एक सोल्यूशन था मतलब एक कोई सोल्यूट था NaCl, ये टूट गया Na प्लस
और Cl माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर कैलकुलेटेड नंबर ऑफ मोल कितने हैं? अगर कोई कैलकुलेशन से सोचेगा, कैलकुलेशन के थ्रू थ्योरेटिकल नंबर ऑफ मोल कितना रहेगा? थ्योरेटिकल नंबर ऑफ मोल बताओ। देखो, थ्योरेटिकल नंबर ऑफ मोल वही रहेगा जो हमने अपने हाथ से जितना मोल उठा के डाला था। तो स्टार्टिंग में हमने कितना यूज किया था? NaCl का 1 मोल। कितना यूज किया था? 1 मोल। कितना किया था? 1 मोल। कितना? 1 मोल। तो ये हो गया 1। और ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल कितने हो गए? ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल, तो एक यहां मिला और एक यहां मिला, तो कितना हो गया? 2 हो गया। ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल कितने हो गए? 2 हो गए। तो आई कितना हो जाएगा? ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, नंबर ऑफ मोल कितना ऑब्जर्व हुआ, और उसको थ्योरेटिकल से डिवाइड कर दो, तो 2/1। 2/1। इसको ऐसे ही बोल सकते हो, इन द सोल्यूशन वाला टर्म ऊपर कर दो। नंबर ऑफ मोल, एक नया फॉर्मूला सुन लो, नंबर ऑफ मोल इन सोल्यूशन, ये नया फॉर्मूला हो गया। ठीक है, और नंबर ऑफ मोल बिफोर 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 क्या? एक मिनट, ऐसे लिख देते हैं। फॉर्मूला तगड़ा सा कुछ बताओ यार। नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट इन सोल्यूशन। सोल्यूशन में कितना नंबर ऑफ मोल हो गया? डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट आउट ऑफ सोल्यूशन, मतलब सोल्यूशन बनाने से पहले जो कहानी थी वो। तो ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल, जो जाहिर सी बात है, ये जो हमने डिजोल्व कर दिया है, ये जो Na प्लस और Cl माइनस आयन बना है, कब बना? जब पानी के अंदर पहुंच गया है एक्वस, तब तो बना होगा ना। मतलब सोल्यूशन बनने के बाद तो हुआ है ना ये दो। तो ये ऊपर हो गया इन द सोल्यूशन वाला, और जब तक पानी में डिजोल्व नहीं हुआ था तब तक क्या था? ये NaCl था, तो ये 1 नीचे हो गया। तो यहाँ पर आई कितना आ गया? 1। तो बाकी तो समझ में आ गया, चीटिंग कर लिया आपने। क्या चीटिंग कर ली है बे? देखो, इसमें दिक्कत ये है कि कुछ बच्चों को ये लग रहा होगा कि ये 1 वाला हमने बेईमानी कर लिया है, 1 बोल के। 1 जो बोल दिया था, बेईमानी कर लिया कि सर जरूरी थोड़ा ना है कि हम 1 मोल लें, हो सकता है हम X मोल ले, तब हमें क्या मालूम, दूसरा 5 मोल लेते हो, 10 मोल लेते हो, तुम कुछ भी लो। लेट्स सपोज तुम 5 मोल ले लिए, 5 ले लिए, चलो। तो यहाँ अगर 5 लेते तो ये भी 5 बनता, 5 5 NaCl से 5 Na प्लस 5 Cl माइनस, तो ओवरऑल कितना आ जाता? इधर आ जाता 10 और इधर आता 5। अभी भी आई की वैल्यू कितनी आई बे? 9 ही तो आई ना? हाँ, ठीक है, ध्यान रखना। सॉरी बे वगैरह यूज करने के लिए, मैं माफी मांगता हूँ तुमसे, मैं माफ कर दो। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। बहुत खतरनाक गाना गाया जा रहा है दोस्त, कसम से कह रहा हूँ। अगर माइक कोई कौन है ना, अगर थोड़ी देर के लिए नॉइस कैंसिलेशन ऑफ कर दो ना माइक का, गाली लिख के भेजोगे कमेंट में। चलो, ये तो हो गया एक सिंपल सा एग्जांपल। आइए नेक्स्ट देखते हैं। चलो मान लो सही, हमने यूज कर लिया Al2O3। ठीक है, इसकी कहानी क्या बनेगी? देखो, Al2O3 में 2 लगा है Al के साथ, मतलब 2 Al बनेंगे, और 3 लगा है ऑक्सीजन के साथ। लेकिन ऑक्सीजन किसके फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? चलो ऑक्सीजन को आयन के फॉर्म में लिखेंगे, तो 3 ऑक्सीजन है तो 3 लिख दिया। अब चार्ज लिखने का क्या तरीका होगा? चार्ज ओवरऑल देखो, ये मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, तो उसमें भी इधर भी चार्ज न्यूट्रल होना चाहिए। तो सिंपल सीधी बात है, ये जो चार्ज लगा है, ये जो नंबर लगा होता है, ये इधर वाले के चार्ज को बता रहा है, मतलब इस पे आ गया +3। और जो ये नंबर होता है वो इधर वाले के चार्ज को बता रहा होता है, यानी -2। तुम देख लो, ओवरऑल बैलेंस भी होगा चार्ज, 2 तिहाई 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6, तो +6 और -6। ठीक है, अब आइए इसमें भी वही करते हैं, आई की वैल्यू निकालते हैं। इस तरफ आई कितना है? 2 और 3 5, और इधर कितना है? ओवरऑल एक ही मॉलिक्यूल। अरे आगे का नंबर देखेगा ना, नीचे थोड़ा ना झांकने लगेगा तू। तो एक है इधर आगे, और इसमें क्या? 2 3 5, तो इसका वाइंट ऑफ फैक्टर कितना आ गया? 5। यही रीज़न था कि जब हमने स्टार्ट किया था इस लेक्चर को, तो आपके सामने हमने जो सवाल दिया था ये वाला, इसमें हमने बताया था सबसे ज़्यादा जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो आएगा इसका। क्योंकि देखने में तो सब आपको 1 मोलर लग रहा है, मतलब सबका 1 1 मोल, लेकिन जो Al2O3 है ना, ये जैसे ही पानी के अंदर जाएगा
जैसे ही एक बार पानी के अंदर जाएगा तुरंत ही इसका एक मोल, मेरी आवाज को क्या हो गया यार जैसे ही एक बार पानी के अंदर जाएगा तुरंत ही इसका एक मोल 5 मोल में कन्वर्ट हो जाएगा। एक मोल इसका तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा 5 मोल में। ठीक है, फिर वहां से तुमको पता ही है कि सारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी फिर बढ़ के आएगी क्योंकि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बढ़ गया है। तो अभी भी देखो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन बिल्कुल फॉलो हो रही है। इट ओनली डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। यस, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे ही अभी भी डिपेंड कर रहा है। बस ये कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के साथ साथ नेचर ऑफ सॉल्यूट पे थोड़ा सा डिपेंड करने लगा। एक तरीके से देखा जाए तो डिपेंड नहीं भी कर रहा है, लेकिन हल्का सा कर रहा है इस बात पे कि हाँ कितना आयन वो देगा। तो कहीं ना कहीं ठीक है ना, है लेकिन डेफिनेशन बिल्कुल सही। चलो, समझ रहे होगे मेरी बात, भावनाओं को समझो, शब्दों में क्या रखा है। चलो भाई, ये भी हो गया। हाँ, अब ऐसे ही मान लिया, अब तुमको तगड़ा सा क्वेश्चन देते हैं। मान लिया मेरे पास एक कोई कंपाउंड, एक मॉलिक्यूल है ए बी, ए एक्स बी वाई। इसको कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे इसको? इसको लिखेंगे, देखो यहां पर ए कितने ठो हैं, ए हैं एक्स ठो, तो एक्स ए हो गया। और बी कितने हैं, वाई ठो, तो वाई बी हो गया। अब जो ये वाई होगा ये किसका चार्ज बता रहा होगा, ए का। और जो ये एक्स होगा ये किसका चार्ज बता रहा होगा, बी का। सर आपको कैसे पता कि ए ही इसमें पॉजिटिव है? जो पहले लिखा होता है, केमिकल कंपाउंड को लिखने का तरीका होता है, जो चीज़ पहले लिखी जाती है, मेजॉरिटी मोस्ट ऑफ केसेस में जो पहले लिखा जाता है हमेशा वही पॉजिटिव बनता है। तो इस तरीके से हमने देखो लिख दिया। और यहाँ पर वांट ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो। हाँ, तो पहले खुद सोच लो फिर बताओ। एक्स इसका, वाई इसका, ये हो गया एक्स प्लस वाई। और इधर कितना है, एक। नीचे का नंबर मत देखने लगना तुम, मुझे तो बार बार यही डर लग रहा है, मुझे लग रहा है तुम नीचे वाला देख लोगे। अरे ये देखो मॉलिक्यूल कितना है एक्स बी वाई का, केवल एक। तो आई कितना आ गया यहाँ पर, एक्स प्लस वाई। ठीक है भाई, अब तुम्हारे लिए काफ़ी आसान हो गया किसी भी कंपाउंड का आंसर जज करना। देखो मान लो Al2O3 है, फिर से मैं लिखता हूँ Al2O3, तो फट से एक्स और वाई गिन लो सीधे। Al2O3 है तो एक्स हो गया 2, वाई हो गया 3, सीधे बोल दो आई कितना हो गया 5। 2 + 3 5। एक फॉर्मूला टाइप से बन गया, है ना भाई, समझ गया ना? मान लो इसे हमने कहा क्या कहा, हम्म, हमने कहा MgCl2, तो यहाँ पर x कितना है 1 और y कितना है 2, तो कितना हो गया 3। वन टॉप फैक्टर कितना हो गया। लेकिन ये सब कुछ तब हो रहा है, इसमें भी बहुत तगड़ा केस है अभी। ये जितना कुछ भी हमने लिखा, जितने भी इक्वेशन लिखे, ये सारी बातें सिर्फ तभी सच होंगी जब आपने जो कंपाउंड लिया हो वो टूट कर ये बन जा रहा हो, वो भी कंप्लीटली, मतलब डिसोसिएशन कैसा हो रहा हो। ये सारे केस जो मैंने लिए, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा होगा सिचुएशन, है कि नहीं? ऑल above cases are only defined for, or only defined for, defined for 100% डिसोसिएशन। अब क्या करें, तुमको कठिन वाला चीज बता दें या फिर एसोसिएशन समझा दें पहले? चलो एसोसिएशन का केस समझ लेते हैं। ये सारा जो हमने केस लिया है अभी तक, ये सारा किसके लिए है, डिसोसिएशन के लिए। वो भी कौन सा डिसोसिएशन, 100% डिसोसिएशन के लिए है। ठीक है, अब आते हैं एसोसिएशन पे। एसोसिएशन से भी समझा दें, कोई कठिन नहीं है, आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एसोसिएशन का समझते हैं। जैसे मान लिया तुमने लिया एक CH3, ये कौन सा रंग ले लिया यार, बोली जो कोयल वही वाला रंग है ये, याद पिया, नहीं है ना? समझदार को इशारा काफी। देखो अगर हम CH3COOH लेंगे, कभी भी अगर आप CH3COOH लेते हो, एसिटिक एसिड, तो जो एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, इसके अंदर ये टेंडेंसी होती है कि ये खुद को डायमराइज कर सकता है। डायमराइज मतलब आगे चल के पढ़ोगे पे तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि CH3COOH क्या करता है, आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। दो CH3COOH क्या करते हैं, आपस में बॉन्ड बना के डायमराइज हो जाते हैं, मतलब एक मॉलिक्यूल डबल में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब एक CH3COOH के अंदर ये टेंडेंसी होती है कि वो डायमराइज हो जाता है, मतलब वो एक से कितना बन जाता है, दो बन जाता है। अब ये तो बैलेंस ही नहीं है एक रिएक्शन। कार्बन इधर कितना, एक, और इधर कितने हैं, दो। हाइड्रोजन कितना, तीन, और इधर तीन, दो नीचे, तो बैलेंस ही नहीं है ना। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ क्या लगेगा, दो।
अब वैंट ऑफ फैक्टर कितना आ जाएगा इन दी सोल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स इन दी सोल्यूशन कितना है, इस नंबर को मत देखना, इसको नहीं देखना, इधर देखना है, कितना है 1, और स्टार्टिंग लिया कितना है 2। समझ पाए ना मेरी बात को, आपने लिया एक ही था, आपने स्टार्ट तो ऐसे ही किया था, लेकिन आपका कंपाउंड तो ये बन जाएगा ना डायमराइज होके। तो जब डायमराइज होके बन जा रहा है तो बैलेंस तो करो इक्वेशन को, बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगेगा कि नहीं लगेगा मेरे भाई, और 2 लगेगा तो अब मुझे बताओ इन दी सोल्यूशन क्या है 1 मोल, और आउट ऑफ द सोल्यूशन क्या है 2, तो यहाँ पर क्या हो गया 100% एसोसिएशन हो गया, सब मॉलिक्यूल एसोसिएट होते जा रहे हैं। मतलब तुमने अगर 100 CH3COOH, हालांकि रियलिटी में 100 होगा नहीं पहले जान लो, लेकिन फिर भी हम एक जनरल केस ले रहे हैं कि अगर तुमने 100 CH3COOH डाले, 100 मॉलिक्यूल ऑफ CH3COOH डाले हैं, तो डायमराइज हो गए हैं, और कितने बना लिए 50 मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस बना लिए, 50 मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा नहीं बल्कि नंबर ऑफ मोल्स घट गया है, मतलब अमाउंट ऑफ सल्यूट बढ़ा नहीं बल्कि घट गया है। मोलर मास जरूर बढ़ जाएगा लेकिन अमाउंट ऑफ सल्यूट जो है वो घट गया है, क्योंकि 100 से कितना हो गया 50 हो गया। तो देखिए वांट ऑफ फैक्टर्स का 1/2 आ रहा है, आया समझ में? तो आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया होगा एसोसिएशन में क्या होता है। तो बस एसोसिएशन के लिए एक एग्जांपल बहुत है मेरे भाई, बहुत है एग्जाम्पल ये तो इसमें हमने ये समझा, हम अभी तक कहानी से सीखे, क्या सीखे कि वैल्यू ऑफ आई फॉर, वैल्यू ऑफ आई फॉर एसोसिएट एसोसिएशन वाला जो केस रहेगा, एसोसिएशन केस जो रहेगा उसके लिए आई की वैल्यू क्या रहेगी <<1 हो जाएगी। आप खुद देख रहे हो ना एसोसिएशन पे वैल्यू 1 से कम होती जा रही है, 1/2 हो गई। और जब डिसोसिएशन होगा तो जाहिर सी बात है हर एक चीज टूट के अपनी संख्या को बढ़ाएगी। तो डिसोसिएशन केस के लिए क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन केस के लिए क्या होगा कहानी, फॉर डिसोसिएशन केस आई की वैल्यू <<1 हो जाएगी। ठीक है, तो इतनी बातें ही यार आज हम बताना चाहते हैं, क्योंकि आवाज़ हो रही है ज़्यादा, और अब ज़्यादा और बताएंगे नहीं। जो और दूसरा ऐसा केस है वो कल समझाएंगे, और कल या परसों तक ये लेक्चर कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, चलो ठीक है, ध्यान रखना अपना, बाय बाय।